ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, सुप्रभात, हरिहर। बाबा जी को शतशः नमन करती हूँ। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और योगेश भैया के प्रति आदर भाव व्यक्त करती हूँ। मानवीय शिक्षण शोध संस्थान ग्राम परड़ा अंतर्गत परिवार सहज अभ्यास केंद्रित 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं जय भैया। जय भैया का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक तो जुड़े नहीं ऐसा लगता है। हमारे इस कार्यक्रम के बारे में जय भैया को थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे, लेकिन जय भैया अभी तक जुड़े जी, नहीं शायद। नमस्ते दीदी, मैं जुड़ गए। हाँ, अच्छा। नमस्ते भैया, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हमारे इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह पठन कार्यक्रम गत 6-7 महीने से चल रहा है। तो इस पठन कार्यक्रम में कुल मिलाकर 100 से ज्यादा अध्ययनार्थी सहभागी है। इस पठन कार्यक्रम का एक हिस्सा यह है कि सायंकालीन सत्र में पुस्तकों का विधिवत पठन होता है। यह सारे अध्ययनार्थियों का 6 ग्रुप में विभाजन किया गया है। तो अभी तक विकल्प, अध्ययन बिंदु, जीवन विद्या एक परिचय, इस पुस्तक का पठन हो चुका है। तो कुछ ग्रुप्स में शुरू है अभी। तो और इसके आगे दर्शन, वाद, शास्त्र इस क्रम से पठन जारी रहेगा। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुबह के सत्र में मार्गदर्शक प्रबोधकों को आमंत्रित करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जय भैया है, 1 सप्ताह के लिए जुड़े हैं। तो अनुभव दर्शन इस पुस्तक पर आधारित प्रस्तुतियां भैया रखने वाले हैं। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से अपना जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण, इसके बारे में स्पष्टीकरण, पुस्तक पठन को लेकर निष्कर्ष, व्यवहार में आने वाली चुनौतियों का सामना, हमारी समझ का विस्तार, नए कौशल और जीने में आत्मविश्वास, इन सारे मुद्दे को स्पर्श करते हुए हम सुनेंगे जय भैया की प्रस्तुति। तो मैं भैया को निवेदन करती हूँ कि वो अपना परिचय रखते हुए भैया अपनी बात को रखे। जय भैया। जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी भैया। तो, तो सभी को नमस्ते और बाबा जी को प्रणाम। मुझे व्यक्त होने का अवसर दिया, इसलिए कोऑर्डिनेशन टीम को खूब धन्यवाद और साधुवाद। बेसिकली मैं अपनी स्थिति को पहले रखते हुए परिचय एक बार रख दूंगा।
और उसके बाद जो बात रखनी है तो मैं शुरू करता हूँ। तो मैं मध्यस्थ दर्शन का अध्ययनार्थी के रूप में अपने आप नमस्ते को। भैया। हाँ, नमस्ते। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? हाँ दीदी जी। जी जरूर, धन्यवाद। जी दिखाई दे रहा है जी। जी भैया। जी भैया। जी सो मैं मध्यस्थ दर्शन का एक अध्ययनार्थी के रूप में अपने आप को देख पा रहा हूँ। और अभी की स्थिति में मैं भी एक अध्ययन क्रम में लगा हूँ। 2014 से मध्यस्थ दर्शन से एक परिचय हुआ। परिचय शिविर के दौरान ही बेसिकली मैं आत्मीय विश्वविद्यालय राजकोट में असिस्टेंट प्रोफेसर में जॉब कर रहा हूँ अभी। और 2014-15 से इस वस्तु को मध्यस्थ दर्शन को समझने का प्रयास में लगा। तो करीब करीब 10 एक साल की यात्रा हुई अभी 2024 में। सो इन 10 साल में क्या दर्शन से उपलब्धि रही, जो आपने बिंदु कुछ दिए हैं मुझे, उसमें मैं अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ। सो मैं अपने आप को एक अध्ययनार्थी के रूप में ही देख रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कहीं पे कुछ त्रुटि रहे तो आप भी ध्यान आकर्षण करा ही सकते हैं। और कहीं पे अगर कुछ गैप दिखता हो बोलने में, है ना, या कहने में, तो वो हो ही सकता है क्योंकि मैं भी अभी अध्ययन क्रम में ही हूँ इस कारण। और काफी बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है अनुभव दर्शन को रखने की। तो कहीं पे बाबा जी ने मेंशन भी किया है, शायद व्यवहार दर्शन की एक एडिशन में है कि अनुभव की व्याख्या या अनुभव की प्रस्तुति जिनको अनुभव हुआ है वही करने का अधिकारी है, ऐसा रखा है। तो अनुभव दर्शन किताब में जो तर्क बने हैं या जो ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा, वो ऑब्जर्वेशन आप सभी के सम्मुख इन सप्ताह में रखने का प्रयत्न करूंगा। सो ये एक थोड़ा सा परिचय है। परिचय के बाद अब किताब पे चले तो अ, दर्शन के क्रम में ये चौथा भाग है, अनुभव दर्शन, और अंतिम भाग भी है अपने वाङ्मय का दर्शन के रूप में। तो अ, अगर आप में से कोई मुझे पहले 3 दर्शन की जो प्रस्तुतियां रही अभी तक, या 3 दर्शन का जो पठन रहा हमारा, जिसमें व्यवहार दर्शन, अभ्यास दर्शन और कर्म दर्शन के बारे में आपने जो भी सूचना प्राप्त की, जो भी पठन किया, तो अगर कोई आप में से उसका एक ब्रीफ मुझे दे पाए, अ, तो मैं जो अंतिम भाग है अपना अनुभव दर्शन, उसकी चर्चा को मैं शुरू कर पाऊंगा, आरंभ कर पाऊंगा। एक ब्रीफ आपकी तरफ से थोड़ा मिल जाए किस तरह से एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है 10 वर्ष के पठन का। उसमें से ये मॉर्निंग सेशन के बाद कैसे आप लोग आगे पठन कर रहे हैं, और अभी तक जो दर्शन हुए उसमें से थोड़ा, है ना, एक 5 एक मिनट जितना अगर ब्रीफ हो पाए अपने से तो प्लीज वो कर दीजिए। उसके बाद में अपनी बात को रखने की शुरुआत कर। जी।
जी नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते जी। हाँ जी भैया, हमने अभी आपने जैसी अपेक्षा व्यक्त की, तो चार दर्शन को पढ़कर, चार दर्शन को जो बिंदु अभी मंजूषा दीदी ने बताया आपके सामने रखे, उन पर प्रस्तुतियां सुनने के पश्चात तो हमको ये स्पष्ट हुआ कि जैसे ये चार दर्शन जो हैं, तो मानव के जो चार आयाम हैं, अनुभव, व्यवसाय, व्यवहार, विचार और अनुभव, तो इन चार दर्शनों में उन चार आयामों पर बात की गई है। तो जैसे कर्म दर्शन में व्यवसाय की बात है, हालांकि उसमें पूरा मतलब ये भी रहता है कि मानसिक, वाचिक और कृतकार्यता अनुमोदित इन भेदों से किस प्रकार के कर्म, तो ये थोड़ा सा एक व्यवसाय, केवल एक व्यवसाय का इसमें नहीं दिखता है, इसमें संपूर्ण कर्म का दिखता है, कार्य, व्यवहार और पूरा ये इसमें रेंज दिखता है। तो इन चार आयामों को, जैसे कि व्यवसाय आयाम या कार्य आयाम, इसको एक अभ्यास, इसमें कर्म दर्शन में, और जैसे अभ्यास, इसमें अभ्यास दर्शन में इन अभ्यासों को हम किस प्रकार करें, तो उसमें नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि, इस पर एक फोकस किया गया। और जो ये हुआ इसकी बात, व्यवसाय आयाम की बात और कर्माभ्यास के थ्रू, और जो व्यवहार अभ्यास, व्यवहार दर्शन, सबसे पहले जो व्यवहार दर्शन लिया गया था, उसमें पूरा एक जो चैप्टर्स की रेंज थी उसको एक किस क्रम में सेट किया गया है, ये भी हमको बताया गया। तो मानव का जो व्यवहार है, वो अपने मानवीय व्यवहार तक कैसे पहुंचे, उस क्रम को हमको स्पष्ट किया गया। तो इस प्रकार से व्यवहार दर्शन और अभ्यास दर्शन, और अब अनुभव दर्शन पर हम आ रहे हैं। तो अभ्यास दर्शन में अभ्यासों की श्रृंखला, नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि के आधार पर, तो इस प्रकार से छोटी छोटी झलकें हमको इन 5 बिंदुओं के रूप में आप सब प्रबोधकों ने रखी, और एक चौथे क्रम में अभी आप अनुभव दर्शन को हमारे सामने रखने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भैया इन चारों दर्शनों से हमको मानव के चार आयामों की स्पष्टता की झलक एक मिल रही है, और आगे चल के जब हम इन पुस्तकों को पठन करेंगे तो उसमें हमको बहुत मदद होगी। तो ऐसी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं, और वो हमारी अपेक्षा बहुत हद तक पूरी भी हो रही है। तो आपकी तरफ से पूरे प्रयास हैं, और हम उन पुस्तकों को पठन करने में हमको मदद मिलेगी, और जब हम उन पुस्तकों को पठन करेंगे तो ये जो आपकी तरफ से जो मार्गदर्शन आ रहा है, आएगा, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो भैया इस अपेक्षा के साथ हम चौथे आयाम की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, अनुभव दर्शन। जी भैया। जी दीदी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्ते भैया, नमस्ते। सभी हाँ को नमस्ते। भैया पोस्टर मैंने शेयर किया है, जी। इस पे जो प्रश्न है, इस प्रश्न को लेके भी आप थोड़ा स्पष्टीकरण रख सकते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल दीदी, ये पोस्टर मुझे उपलब्ध हुआ है कल, जी, तो इस पे मैं अपनी बात रखूंगा। सिर्फ बिल्कुल। शुरुआत में ये एक अपेक्षा थी कि एक शेयरिंग ओके, आ जाए, अ, और जी, शेयरिंग के बाद क्या इंफॉर्मेशन समूह के पास है, या कितनी इंफॉर्मेशन समूह के पास है, उसके आधार पे थोड़ा हम इसके पर चर्चा कर सकते हैं अच्छे से, है ना? जी। तो भैया इस ये समूह हाँ में बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं और पुराने लोग भी हैं। जी जी हाँ तो बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का हमारा अनुभव दर्शन का पठन बिल्कुल हुआ नहीं है। तो जो अनुभव दर्शन का बुक हम पढ़ेंगे तब हमें वो सहज या इजी लगने लगेगा, इस दृष्टि से ये सार प्रस्तुति का आयोजन है। तो जी उस दृष्टि से आप हमें मार्गदर्शन करिए कि हमें पढ़ते वक़्त जो भी दिक्कतें आ सकती है, वो सॉल्व कर सकें। जी दीदी बिल्कुल। तो जो मैं समझ पाया हूँ कि अभी हम इसका सार प्रस्तुति देखते हैं, उसके बाद रात्रि पठन में बुक का पठन करते हैं, ऐसा ही है ना? तो अनुभव दर्शन बुक का पठन शुरू नहीं है रात्रि के गोष्ठी में। ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, लेकिन जब होगा हाँ। तो इस विधि से होगा, ऐसा ऐसा। जी, जी जी, ओके। जी बिल्कुल। सो धन्यवाद दीदी, आपका भी बड़ी क्लैरिटी अच्छे से रखने के लिए मेरे लिए और आसान हो गया ये चीज़। तो जैसे दीदी ने भी बताया, और जो मेरा भी एक ऑब्जर्वेशन है,
बेसिकली जो अपने अपेक्षाएं रखी है मेरे से, उन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात रखूंगा इस सप्ताह में पूरी। बेसिकली अनुभव दर्शन किताब के रूप में सबसे जिसको बोले कि बहुत ही छोटी किताब है स्ट्रेंथ और लेंथ वाइज, चारों दर्शन में सबसे छोटी किताब है। तो जैसे एक तो मैं अपने साथ इसके साथ अपना शेयरिंग भी आपके साथ रखूंगा ताकि इसका एक व्यवहार पक्ष भी जुड़ा रहे। जैसे हमने जब अध्ययन किया था उस समय, जैसे आप सब में से कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफी अध्ययन किया है, बहुत समय से जुड़े हैं। तो उसी तरह से हमने भी जब 2016 में अध्ययन किया था किताबों का विधिवत, उस समय अनुभव दर्शन किताब लगभग लगभग उस समय 9 to 5 ही पूरा दिन का अध्ययन सेशन रहता था। तो अनुभव दर्शन करीब करीब 4-5 दिन में मैक्सिमम खत्म हो गई किताब पूरी, जो भी बात आनी थी उसमें आ गई थी। और हम 10 दिन का अध्ययन करते थे उस समय, हर 2 महीने 10 दिन का शेड्यूल था पूर्ण। तो बाकी के 5-6 दिन क्या करें, तो फिर 5-6 दिन हम अ, बाबा जी के जो प्रसंग थे उनको, या बाबा जी की जो कहानी थी उनको सुनी साथ में, और कुछ अनुभव रिलेटेड या इस दर्शन रिलेटेड कुछ और चर्चाएं हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि चारों दर्शन में सबसे अ, कम लेंथ वाला दर्शन अनुभव दर्शन है, लेकिन सबसे जिसको बोले कि बेस या आधारभूत दर्शन भी यही। तो आप भी देखेंगे जब पठन करेंगे तब काफी सारे पूरा दर्शन में आप देखेंगे तो काफी सारे परंपरा के शब्द इसमें लिए गए हैं बाबा जी ने, बहुत ही सूत्र रूप में या सार रूप में पूरे अनुभव को व्याख्यायित किया है इस दर्शन में। भाषा के रूप में देखेंगे तो बहुत ही तात्विक भाषा अ, देखने को मिलेगी इस दर्शन में। तो जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते ही होंगे, परिभाषा के साथ ही इस दर्शन को या किसी भी दर्शन को समझा जा सकता है, ऐसा ध्यान में आता। तो जो अनुभव दर्शन है मूल में, वो बाबा जी के अनुभव का एक संक्षिप्त में सार रूप के प्रस्तुति या लिटरेचर के रूप में हमारे सामने बाबा जी ने रखा। तो अभी जो किताब है ये दूसरा संस्करण है अनुभव दर्शन का। तो ये दूसरे संस्करण के प्राक कथन में बाबा जी ने ये किताब के बारे में थोड़ा अच्छे से लिखा है। सो एक निवेदन भी है कि अगर हो सके तो जैसे किताब को अ, इस पर्टिकुलरली अनुभव दर्शन किताब को सत्यापन से पढ़ा जाए तो अच्छे से एक लिंक भी बनता है। हाँ, और विकल्प से अगर पढ़ते हैं तो और ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो पहले विकल्प है किताब में देखेंगे आप, तो उसके बाद सत्यापन लिखा है बाबा जी ने, और उसके बाद प्राकथन लिखा है, और फिर अध्याय 1 शुरू हो रहा है। तो अगर आ, अनुकूलता है तो विकल्प से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। वैसे सभी किताब में विकल्प आगे रहता ही है, आप पढ़े भी होंगे विकल्प किताब जैसे हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसमें भी अगर विकल्प को लेना है तो ले सकते, अदरवाइज सत्यापन से पढ़ने से काफी सारी क्लैरिटी किताब के बारे में या अनुभव दर्शन के बारे में काफी एक बेस हमारा बनता है। एक ऑब्जर्वेशन मेरा रहा। सो एक तो ये किताब में आप देखेंगे तो पहले जो हमारा, जैसे कोई नया फ्रेश जो पहली बार अनुभव दर्शन किताब को पढ़ेगा या फिर अनुभव दर्शन किताब को समझेगा, कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो अभी तक किसी किताब में यूज नहीं हुए होंगे या अलग तरह से यूज हुए होंगे। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि
ये किताब में काफी सारे परंपरा के शब्दों का प्रयोग किया है। बाबा जी ने परंपरा के शब्दों को इंगित करते हुए नए अर्थ से वस्तु तक पहुंचाने का एक अच्छा लिटरेचर में कोशिश है। जो आप पढ़ेंगे उसको तो आपको भी वो दिखाई देगा। तो टोटल इन जनरल देखेंगे तो 9 अध्याय है, और मैं प्रयत्न करूंगा कि इन हफ्ते में हम 9 अध्याय के सार को, या 9 अध्याय में जो मेरे मुझे जो अच्छे से कुछ बिंदु ध्यान में आए हैं उसको सार रूप में प्रस्तुत कर पाऊँ, और साथ में ये जो अपेक्षा है आपकी जो मुझे दी गई है वो अपेक्षा को भी मैं अच्छे से आप तक पहुंचा पाऊँ। तो आप देखेंगे तो अब किताब में या ये अनुभव दर्शन में अध्याय वाइज हम जब पठन करते हैं तो हर अध्याय में जो फॉर्मेट है इसका, उसमें जैसे हर अध्याय में शुरुआत में 2-3 बिंदु में बाबा जी ने पूरे अध्याय का एक जिस्ट या एक, जिसको बोलते हैं कि उसी अध्याय का फैलाव पूरे चैप्टर में लिखा है। जैसे मान लीजिए कि अध्याय 1 जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ जो ध्यान में आया है मेरे। जैसे अध्याय 1 जो है उसमें 2 बिंदु लिखे। स्टार्टिंग में आप देखेंगे अध्याय 1 में पहले पेज में एक बॉक्स बना है, उसमें लिखा है कि ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, एक मुद्दा, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है मानव दृष्टा पद में जागृति प्रमाण संपन्न है। अब ये 2 बिंदु शुरुआत में अनुभव दर्शन के अध्याय 1 में एक बुलेट फॉर्म में बॉक्स रूप में लिखा है। इसी 2 बिंदु का एक फैलाव अध्याय 1 में पूरा दिया गया है। इसी तरह से अध्याय 2, 3, 4 करके 9 अध्याय में इसी फॉर्मेट से पूरा अनुभव दर्शन लिखा है। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 2 बिंदु सार रूप में है, उसके बाद उसका विस्तार पूरे अध्याय में है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि पूरे अध्याय में जो लिखा है उसमें से ये 2 बिंदु सार रूप में निकल के आते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर इस किताब का लिखा गया है, या दूसरे संस्करण में इस तरह से दिख रहा है। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आपने व्यवहार दर्शन भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, है ना, आई थिंक। तो उसमें अलग स्ट्रक्चर है थोड़ा, उसमें अनुभूतियां है बुलेट्स में, फिर उसका विश्लेषण है, उसमें कोई व्याख्या है तो वो भी है, स्पष्टीकरण भी है। तो वो किताब का एक अलग स्ट्रक्चर या फॉर्मेट है। फिर कर्म दर्शन का एक अलग से है, 2 भाग में पूरा दर्शन लिखा है। पहले कर्म और उपासना, और फिर पूरा वो जो इवोल्यूशन है, जो साइंस वाला पार्ट है फिजिकली जिसको हम बोलते हैं, उसको परमाणु, उसको चैप्टर वाइज लिखा है। तो पहले इन जनरल लिखा है तो, और एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में फिर चैप्टर वाइज एक स्ट्रक्चर में लिखा है। इसी तरह से अभ्यास दर्शन का थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। इस क्रम में मैं अनुभव दर्शन का जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेट है उसको आपके सामने रखा। जी संदीप भैया, अच्छा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, क्षमा करें। हाँ जी जी बिल्कुल। सो इस तरह से अनुभव दर्शन का एक अपना एक स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार है। अब हम थोड़ा अध्याय में किस तरह से कैसे शब्द और किस तरह से कुछ बातें हैं जो अ, जो पूर्व के जो 3 दर्शन है, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, उससे जो भिन्नता है या जिसको बोले कि इस दर्शन की जो विशेषता है उसके बारे में कुछ बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके पहले आई होप ये चीज आपके सामने आई होगी, तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे अनुभव दर्शन है ना,
तो जैसे पहले दर्शन की जो प्रस्तुतियां हुई उसमें दर्शन के बारे में बातचीत हुई होगी, है ना, तो आपको पता ही होगा। लेकिन फिर भी एक क्रम में इसको मैं दोहरा देता हूँ। तो जब दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं, या परंपरा में भी जब दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका मतलब है कोई दृश्य है, उस दृश्य को कोई दृष्टा है जो किसी दृष्टि से देख रहा है। देख रहा है उसका मतलब है समझ रहा है, वो भी तात्पर्य है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को दर्शन करना बोलते हैं, या दर्शन करना कहते हैं। सामान्य भाषा में जब बोलते हैं तो दर्शन करना यानी जो वस्तु है या जो दृश्य है उसको किसी दृष्टि से, जब दृष्टि बोलते हैं तो दृष्टि में काफी सारी बात आती है। तो एक तो दृष्टि यानी अपनी एक अ, मान्यता बोल सकते हैं, अपनी एक समझ बोल सकते हैं, अपने एक स्टेट ऑफ माइंड को भी हम दृष्टि अभी फिलहाल बोल सकते हैं। तो उस दृष्टि से जब दृष्टा किसी दृश्य को देखता है, समझता है, उसको दर्शन संज्ञा दिया दिया गया है। और अच्छे से परिभाषा संहिता में दर्शन को विस्तार से बताया गया है। लेकिन जो एक सामान्यतः हम जिसको दर्शन बोलते हैं, उसकी मैं यहाँ पे एक व्याख्या कर, कर दी है। अब इस दर्शन के चौथे भाग, जो नया दर्शन है, जैसे इसके आपको जैसे ज्ञात होगा ही कि परंपरा में जैसे षड दर्शन का उल्लेख है, 6 दर्शन है। पास्ट में 17 या 18 दर्शन बोलते थे, उसमें से अभी 6 दर्शन रह गए हैं, या 6 दर्शन को अभी प्रचलित परंपरा में देख रहे हैं। और उसके बाद ये 6 आस्तिक दर्शन और फिर नास्तिक दर्शन के 2 पहलू है। तो इस तरह से कुछ दर्शन का परंपरा में पहले से जिक्र है, या परंपरा में हम किसी न किसी दर्शन से जुड़े हैं, या उसका जाने अनजाने में अभ्यास कर रहे हैं, या परंपरा से वो चला है। तो लोगों ने वस्तु को देखने का, समझने का प्रयत्न वेद वेदांत काल से किया है, जो दर्शन के रूप में चला है। तो काफी समय से, सालों से, या कहे तो काफी दशकों से मानव ने कुछ वस्तु को समझने का प्रयत्न तो किया, देखने का प्रयत्न किया, जिसको दर्शन के रूप में, लिटरेचर के रूप में परंपरा में दिया गया। उसी परंपरा के चलते एक नया दर्शन आदरणीय अग्रहार नागराज शर्मा जी ने दिया, जो मध्यस्थ दर्शन के रूप में हम उसको जानते हैं। मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के रूप में हम जानते हैं। उस दर्शन के चौथे भाग का नाम अनुभव दर्शन, जिसकी हम इस हफ्ता या एक पूरे हफ्ता में डिटेल में सार के रूप में चर्चा करेंगे। तो अनुभव दर्शन वो जो नया है वस्तु, या नया जो अनुसंधान है, वो नए अनुसंधान को बाबा जी ने एक संक्षिप्त में 9 अध्याय के रूप में अनुभव दर्शन में लिखा है। अब ये अनुभव दर्शन से जो जीने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए जो अभ्यास निकलने चाहिए, वो अभ्यास दर्शन के रूप में, तात्विक रूप में दिए है। और कर्म में और व्यवहार दर्शन में उसका एक जीने के जो मुद्दे हैं समझने लायक, वो तात्विक रूप में वहां पे लिखे। तो अनुभव वस्तु के रूप में अनुभव दर्शन है, उस वस्तु के फैलाव के रूप में वो 3 दर्शन है, व्यवहार दर्शन, कर्म दर्शन और अभ्यास अभ्यास दर्शन। इसलिए अनुभव वस्तु के रूप में है, इसलिए एक बहुत ही कम, जैसे बाबा जी ने पहली बार जो उद्घाटन किया था वो वही था कि जैसे अनुभव में क्या आया, तो अस्तित्व सहअस्तित्व एक ही लाइन में पूरा उन्होंने बता दिया। अब वो एक लाइन जब फैली, या एक लाइन का फैलाव या विस्तार हुआ, तब उसमें ये 14 किताबें या पूरा वाङ्मय निकल गया। उसमें से फिर कैटेगराइज किया
तो दर्शनवाद और शास्त्र निकल के आए। और उसमें जब हम देखेंगे तो दर्शन के रूप में जो वस्तु दिखी, उस वस्तु के रूप में अनुभव में जो आया, उसके लिए पूरा अनुभव दर्शन लिखा है। वही वस्तु जो दिखी वो व्यवहार दर्शन, अभ्यास दर्शन और कर्म दर्शन में अलग आयाम से, उसके अलग परिप्रेक्ष्य से या अलग उद्देश्य से उसको लिखा है। तो वस्तु एक ही है, उस वस्तु के अलग अलग आयाम में फैलाव के रूप में दर्शनवाद और शास्त्र को बाबा जी ने लिखा है। उसमें से जो ये अनुभव दर्शन है, जो मेरा ध्यान गया है, जो ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, उसमें अगर बात करें तो ये अनुभव दर्शन में बाबा जी ने जो अनुभव अभी तक परंपरा ने जो माना है या परंपरा में जो बताया है, उससे थोड़ा भिन्न या नए अनुसंधान के रूप में कहे तो बाबा जी ने यहाँ पे लिखा है। तो अनुभव शब्द पहले से हमारे पास है ही, जैसे दर्शन शब्द परंपरा से ही है, वैसे अनुभव शब्द भी परंपरा से है। तो अनुभव को जब देखेंगे तो बहुत ही व्यवहारिक भाषा में उसको अ, जैसे बोलते हैं कि किसी वस्तु का एक्सपीरियंस हो जाना या किसी वस्तु का हमें ज्ञात हो जाना, उसको अनुभव बोलते हैं। जो दर्शन में आई हुई वस्तु को जब मानव ज्ञात कर लेता है, उसको सामान्य भाषा में अनुभव बोलते हैं। और वही अनुभव को फिर वो एक्सपीरियंस के रूप में बताता है। तो अनुभव प्रत्यक्ष रहता है, स्वयं कहाँ रहता है? तो जो दृष्टा है मूल में, है जो मानव है, वो वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ऐसी एक भाषा बनती है। तो प्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव करता है, उसका तात्पर्य है वो वस्तु को देख लेता है, समझ लेता है, या वो वस्तु जैसा है उसको वैसा पहचान लेता, जान लेता। ये एक चीज ध्यान में आ रही। तो उस उद्देश्य से अगर इस किताब को अगर हम देखेंगे तो दृष्टा को बहुत अच्छे से इस किताब में एग्जैक्टली दृष्टा क्या है वस्तु क्या है और वस्तु में दिखना क्या होता है ना, दर्शन क्या होता है, उसको बहुत ही जिसको बोले कि तात्विक रूप में बाबा जी ने लिखा है। जैसे हम उसमें बात करें तो ब्रह्म शब्द से व्यापक वस्तु को इंगित किया है, जैसे यह शब्द से बाबा जी ने व्यापक वस्तु को इंगित किया है। उसी तरह से दृष्टा को बाबा जी ने यहाँ पे मैं शब्द से इंगित किया। तो जब हम आ, जब अनुभव दर्शन के पहले जब मैं शब्द का प्रयोग कर रहे थे या करते थे, तो पूरे जीवन के रूप में मैं को प्रयोग करते थे, है ना। जैसे मैं हूँ ऐसा बोलते हैं तो बोल रहे हैं कि ये जीवन के रूप में मैं हूँ, ऐसा हम अपने आप को देख रहे हैं। और ये मेरा शरीर ऐसा है ना, जिसको ये जीवन चलाता। तो जीवन को मैं की संज्ञा हम देते थे समझने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए या इसको तार्किक रूप में देखने के लिए। अब जब अनुभव दर्शन हम पढ़ेंगे या अनुभव दर्शन में हम देखेंगे तो प्रथम अध्याय में ही आप देख पाएंगे, उसमें मैं और मेरा ये दो संज्ञा को बाबा जी ने अलग से डिफाइन किया। अब उसमें और डिटेलिंग या और तात्विक पक्ष को रखा है। तो यहाँ पे जैसे मैं जब प्रयोग कर रहे हैं तो वो आत्मा को मैं बोल रहे हैं, है ना? अब जब मेरा बोल रहे हैं तो बुद्धि से लेके मन, बुद्धि चित्त वृत्ति और मन, इन चार अविभाज्य अंगों मेरा संज्ञा दी है बाबा जी ने। तो मैं और मेरा जो कंसेप्ट है ये और अच्छे से तात्विक रूप में यहाँ पे अच्छे से बाबा जी ने ध्यानाकर्षण कराया है। ऐसा मेरा ध्यान गया कि जब मैं जिम्मेदारी पूर्वक बोलता हूँ कि मैं हूँ, तो वो आत्मा है
और ये मैं और मेरे का जो ज्ञान है वो जागृत जीवन में ही है, ऐसा भी यहाँ पे लिखा गया है, ऐसा भी ध्यान में आता है। तो भ्रमित स्थिति में मैं और मेरे का ये ज्ञान नहीं रहता, मैं और मेरा रहता है, लेकिन मैं के रूप में आत्मा है, और मेरा जब बोलते हैं तो बुद्धि चित्त वृत्ति और मन है, जो साधन के रूप में है। ये ज्ञान भ्रमित स्थिति में मानव को नहीं रहता। तो भ्रमित स्थिति में मानव स्वयं को शरीर मान के चलता है या जीता है। तो मैं यानी शरीर मानता है, और मेरा यानी भौतिक वस्तुओं के रूप में, या शरीर को भी मेरा साधन मानता है, और वस्तु मानवता प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं को भी मानव साधन के रूप में देखता है। तो कुछ बहुत ही तात्विक मुद्दों को बाबा जी ने यहाँ पे रखा है। और एक जो बहुत ही मुझे इम्पोर्टेंट लगा, या मेरा जहाँ जहाँ पे ध्यान गया, ये मुद्दा जो पहले ही लाइन है अनुभव दर्शन में अध्याय 1, जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है, उसमें लिखा है अब ब्रह्म जिज्ञासा है ना? तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति को, ये लाइन एक स्थिति को बताती है जीवन की, कि एक स्थिति के बाद अब यही एक जिज्ञासा बचती है जो अनुभव के लिए आधार बन जाता है ना। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म हमें पता ही है कि व्यापक की बात यहाँ पे हो रही है। अब ब्रह्म जिज्ञासा है, ये स्टेट को मैंने फिर पठन में और अलग अलग आयाम में जब मैंने इसको देखने का प्रयत्न किया, इसको विस्तार करने का प्रयत्न किया, तो जो बात ध्यान में आ रही है वो मैं शेयर आपके साथ कर रहा हूँ। कि जैसे जो हमें पता ही है कि अभी 4.5 क्रिया के रहते जब अध्ययन कर रहे, पठन कर रहे, जैसे 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 वस्तु पहचान में आती है, वैसे वैसे में साक्षात्कार होने लगता है, और साक्षात्कार से बोध या अवधारणा बोध होने लगता है। जैसे ही अवधारणा बोध पूरा होता है या पूरा होने को होता है ना। अब जब देखेंगे तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वह पूर्ण साक्षात्कार, पूर्ण बोध, और पूर्ण बोध या आत्मबोध और आत्मा में अनुभव एक साथ हो रहा है ना। तो एक स्थिति जो होती है बीच में, जहाँ पे अब एक बोध के रूप में कहे या समझ के रूप में कहे, एक ही वस्तु शेष रहती है, वो है इसका, इस सभी व्यवस्था या ये पूरे एग्जिस्टेंस के पीछे का कारण क्या है, जिसको हम महाकारण भी बोल रहे हैं, जिसको बाबा जी ने तात्विक भाषा में लिखा है कि अब ब्रह्म जिज्ञासा है। अब ये जो स्थिति होती है, इसी स्थिति के बाद अनुभव आधार बन जाता है, और अनुभव व्यापक का अनुभव होने से ये जीवन पूरा अनुभव संपन्न हो जाता है। अब ये अनुभव करता कौन है, उसमें बाबा जी ने फिर ये मैं और मेरा का विस्तार पूरा बताया है। तो जो अध्याय 1 के पहले बिंदु का पूरा विस्तार जो है, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, उसके बारे में काफी सारा विस्तार से बाबा जी ने बात रखी है। उसके बाद का जो बिंदु है कि मानव दृष्टा पद में जागृति प्रमाण संपन्न है। तो दृष्टा मानव तभी हो पाता है जब वो जागृति को पा लेता है, या दूसरी भाषा में कहे कि अनुभव जब कर लेता है तभी मानव दृष्टा पद में प्रतिष्ठित होता है, और ऐसे दृष्टा पद में ही जागृति का प्रमाण संपन्नता से बना रहता है या प्रमाण दे पाता है। तो जो प्राक कथन में भी बाबा जी ने लिखा है कि अपने अनुभव के प्रमाणित करने के अर्थ में ये लिटरेचर है, और ये लिटरेचर को देते हुए प्रसन्नता का जो अनुभव हो रहा है, तो प्रमाणित करने के अर्थ में कुछ प्रस्तुतियां के रूप में ये चौथा दर्शन अनुभव दर्शन दिया है, जिसकी एक सार रूप में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो मैं बता रहा था बात,
कि इस तरह से ये जो मैंने बताया कि ब्रह्म है या ब्रह्म शब्द पहले से है परंपरा में, जहाँ पे ब्रह्म को कुछ किस तरह से देख रहे हैं, फिर जगत को किस तरह से देख रहे हैं, उसका हमारे पास जब हम ये सत्यापन के बाद जो मूल प्रश्नों के रूप में देखेंगे, तो बाबा जी के मूल प्रश्नों में ये लिखा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या क्यों, ये प्रश्न बना था। उसके उत्तर में ये पहला अध्याय में बाबा जी ने अनुभव के बाद जो पहला ये बताया है वो है ब्रह्म सत्य जगत भी शाश्वत है ना? तो वो दोनों है सहअस्तित्व जिसको हम बोल रहे हैं, उसको बाबा जी ने रखा। और ये सहअस्तित्व को देखने वाला, समझने वाला या दृष्टा पद में होने वाला जागृत मानव ही है। इसको ये दो मुद्दों को अध्याय 1 में विस्तार में लिखा है। फिर अब जब ये दृष्टा जो है वो दृष्टा एग्जैक्टली कौन है और कैसे ये दर्शन या दृश्य का दर्शन करता है, उसको भी लिखा है। अब जब दृष्टा दर्शन नहीं करता है या दृष्टा को जब तक दर्शन नहीं हुआ होता है तब तक उसकी क्या स्थिति रहती है, उसको भी बाबा जी ने तात्विक भाषा में यहाँ पे लिखा है। तो अध्याय में अब आप आगे हम देखेंगे तो उसमें जैसे एक एक शब्द आया है जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अब ब्रह्म जिज्ञासा है, तो ये ब्रह्म जिज्ञासा को जानने वाला जो है वो है मैं। तो मैं में फिर विस्तार किया है कि मैं यानी आत्मा, और जिससे वो जानता है या उसके अविभाज्य अंग है वो है मेरा। तो मेरा बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा वृत्ति और मेरा मन। तो ये जो मेरा मन वृत्ति चित्त बुद्धि है वो मैं देख पा रहा हूँ, है ना? तो मैं दृष्टा हूँ जो बुद्धि को देख पा रहा है, मैं दृष्टा हूँ जो ये अविभाज्य अंग को पहचान पा रहा है। तो अंतरंग जो साधन है उसको मन वृत्ति चित्त बुद्धि के रूप में पहचाने है, उसका यहाँ तो उल्लेख है। बहिरंग साधन के रूप में शरीर, और फिर जो शरीर संबंधी जो भी वस्तुएं है उसको बहिरंग साधन के रूप में पहचान। तो हम देखेंगे अनुभव दर्शन में तो एक परंपरा के शब्दों को वस्तु तक बाबा जी ने पहुंचाया है परिभाषा के सहित। तो ये एक चीज आती है। फिर एक आती है चीज की परंपरा में एक दूसरी एक चीज बताई है जिसमें आत्मा को मन वृत्ति चित्त बुद्धि या जो ये साधन है उससे अलग बताए। तो ये एक ध्यानाकर्षण हुआ मेरा, ये ऑब्जर्वेशन भी रहा कि जब यहाँ पे बाबा जी ने आत्मा से लेके मन तक अविभाज्य जीवन के रूप में इसको प्रतिपादित किया है अनुसंधान के रूप में, जबकि परंपरा में ये भिन्न था, परंपरा में आत्मा को अलग बताया। फिर ये जो ब्रह्म है उसको परिभाषित कैसे किया है, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया है, शब्द के रूप में भाषा का प्रयोग किया है, उससे ब्रह्म कितना परिभाषित हो सकता है उसको भी इसमें बताया कि पूरा ब्रह्म परिभाषित नहीं होता है या पूरा ब्रह्म का अर्थ या पूरे ब्रह्म का मीनिंग वस्तु के रूप में भाषा में नहीं आता है, लेकिन एक इसका निरूपण यहाँ पे दिया गया है कि ब्रह्म कैसा है उसका तार्किक और तात्विक निरूपण इस किताब में दिया। फिर एक बहुत अच्छा शब्द परंपरा का है जो हम सुने हैं जिसको हम साधना बोलते हैं। तो साधना या साधना का एक सामान्य अर्थ है कि किसी वस्तु को साध लेना या किसी वस्तु को साध कर सिद्ध कर लेना, वो साधना बोलते हैं। अब यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो बाबा जी ने साधना को बोला है कि जब मन वृत्ति चित्त और बुद्धि आत्मा अनुगामी हो जाती है, यही साधना है। इनलाइन करना ही साधना है।
जैसे मन का वृत्ति में, वृत्ति का चित्त में, चित्त का बुद्धि में जो प्रत्यावर्तन होता है, ये साधना के रूप में बाबा जी ने बताया। तो ये मैं यहाँ पे अन्वय करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये पूरी किताब में परंपरा के ही शब्द ज्यादातर हमें दिखेंगे, लेकिन उसके पीछे का अर्थघटन या उसके पीछे का जो परिभाषा है वो बाबा जी ने भिन्नता से और एक अनुभव पूर्वक अच्छे से बताया। तो हो सकता है पठन क्रम में नए शब्द और हमारी अगर पुराने परंपरा के जो शब्दों को पढ़ने की या समझने की अगर हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्थिति है, तो उससे ये हो सकता है कि थोड़ा ये मैच न करे। और ये इसलिए मैच नहीं करेगा, ये भी ध्यान में आ रहा है क्योंकि ये अलग अनुसंधान है, नया अनुसंधान है, जो अभी तक परंपरा में जो हुए उससे थोड़ा अलग है ना। जिसको हम बोलते हैं कि परंपरा अभी तक जहां तक पहुंची उसके आगे का एक स्टेप हम बोल सकते हैं। जैसे क्रम में 1 2 3 4 इस तरह से ये एक आगे का एक नया अनुसंधान है। तो इसलिए इसका व्याख्या या इसकी परिभाषा या इसका अर्थ भी हमारे हिसाब से हम देखेंगे तो भिन्न रहेगा, जिसमें ये सब बात ध्यान में आती। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान में आई थी मेरी, वो है बाबा जी ने यहाँ पे ब्रह्म के रूप में जो व्यापक वस्तु है उसको शुरुआत में ब्रह्म के रूप में बताया है। उसी अध्याय में आगे चलेंगे तो 4 5 6 पैराग्राफ के बाद यही ब्रह्म को बाबा जी ने फिर यह करके बताया है ना। तो यह शब्द का भी हम अगर देखेंगे तो परंपरा ने ब्रह्म को वह करके संबोधित किया है काफी जगह पर। लिटरेचर में देखेंगे तो वह शब्द से ब्रह्म को परंपरा ने परिभाषित किया है, जबकि बाबा जी ने यह शब्द से परिभाषित किया है। और उसके आगे का आधार हम देखेंगे तो ये हम व्यापक वस्तु मानव के सब, मानव या किसी भी वास्तविकता जो है इकाइया के रूप में, तो इकाई के सबसे करीब जो है वो है व्यापक वस्तु। इसलिए उसको, जिसको हम प्राप्त और प्राप्य के रूप में भी देख सकते हैं। दो डिफरेंस है। जो प्राप्त है ही वो व्यापक वस्तु है, और प्राप्य है उसको हमने आगे के दर्शन में भी देखा होगा। इसमें अनुभव दर्शन में भी ये बात आती है, संक्षेप में थोड़ी बात लिखी है। तो जो व्यापक वस्तु है वो सबसे निकटतम अ, वस्तु है इकाई के, इसलिए इसको यह शब्द से प्रयोग किया है। क्योंकि शुरुआत में जब पहली बार अनुभव दर्शन पढ़ना हुआ या ऐसे ही मैंने जब पढ़ा था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये पहले बाबा जी ने ब्रह्म से परिभाषित किया है ना, फिर कुछ दूसरे शब्दों से परिभाषित बीच में भी आते हैं व्यापक वस्तु, फिर जिसको साम्य ऊर्जा के रूप में है ना। तो वैसे ही यह क्यों बोला होगा, ऐसा एक क्यूरियोसिटी बना था, क्योंकि अध्याय 1 में ही ये आ जाता है। यह समाधान के रूप में, यह अनुभव काल में समाधान के रूप में, इस तरह से 4 5 सेंटेंस यह करके बाबा जी ने लिखे। फिर जो वरिष्ठ प्रबोधक है उनकी प्रस्तुति सुनी ना सबकी, जब अध्ययन हुआ या पठन हुआ तब ये क्लियर हुआ कि जब यह शब्द प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यह वस्तु इकाई के साथ सबसे नजदीक है, इसलिए यह करके उसको संबोधित किया। यह इसलिए कि ये भी है कि परंपरा में उसको वह करके संबोधित किया। तो आप देखेंगे तो अनुभव दर्शन में ऐसे काफी सारे नए शब्द भी आपको दिखेंगे जो बाकी के 3 दर्शन में फिलहाल नहीं थे। जैसे ये यह शब्द है जो नया दिखेगा। फिर एक शब्द आता है ज्योति, है ना। ब्रह्म को ज्योति के रूप में बाबा जी ने बताया है। फिर ज्योति के रूप में क्यों बताया है, फिर उसमें ज्योति का क्या अर्थ है, उसको भी एक पैराग्राफ में बाबा जी ने रखा है।
तो बहुत ही, जिसको बोले कि तात्विक रूप में वस्तु स्पष्ट हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इस तरीके से या ऐसी मेथड से पूरे अनुभव दर्शन में एक बात रखी गई। फिर जैसे मैंने अभी हम जो बात कर रहे थे कि ये जो मैं और मेरा का जो डिफरेंस है, उसको अपने आप में ऑब्जर्व करना, ये मुझे लगा कि ये बहुत ही जिसको बोलते हैं कि एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही अ, अच्छा टास्क है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्रह्म स्थिति में भी मैं का अस्तित्व तो बनाए रहता है। जैसे सामान्य अ, वस्तु के रूप में देखे तो जो है वो हमेशा से है, और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा ही। तो जैसे ही ये अ, गठनशील परमाणु विकास क्रम में विकास पूर्वक गठन पूर्ण हुआ, तब से ये अस्तित्व में है ना, मान लीजिए। तो ये अस्तित्व में है और इसको मिटाया नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि ये अमर है। जो इसके पीछे का रीजन हम सब जानते ही है, कैसे वो अमर हुआ और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। अब जब मैं भ्रम स्थिति में भी बोलता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ, ये मैं, या मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, तो उसमें मैं जो बन रहा है अनकॉन्शियसली भी, भ्रम स्थिति में भी अभी पहचान नहीं है, लेकिन मैं होने का मानव में एक, जिसको बोलते हैं कि बाय डिफॉल्ट, है ना, एक वस्तु के रूप में बना है। कभी भी कोई व्यक्ति मैं को नहीं नकार सकता, अपने आप को नहीं नकार सकता। तो एक एक ये ऑब्जर्वेशन भी रहा कि क्योंकि जब मैं अपने होने को नकारता हूँ, यानी कि सबको नकार रहा हूँ, है ना, ऐसी कोई स्थिति कभी बनती ही नहीं। आदमी मिनिमम स्वयं को स्वीकार के ही चलता है कि मैं हूँ, है ना। मैं नहीं हूँ ये विचार में भी नहीं आता, सपने में भी नहीं आता, किसी भी अवस्था में मैं नहीं हूँ ये चीज नहीं आती। लेकिन ये मैं क्या हूँ, ये वस्तु अभी जैसे भ्रमित स्थिति में पहचान में नहीं आई। इसलिए ज्ञान के रूप में देखेंगे तो जीवन ज्ञान, जो स्वयं का ज्ञान है ना, जैसे कि मैं कौन हूँ जो प्रश्न बनता है, उसके प्रश्न के उत्तर में ये ज्ञान को प्रतिपादित किया गया है। फिर ये मैं है कहाँ पे, तो उसको समझने के लिए, उसकी संबंध को समझने के लिए पूरे अस्तित्व का ज्ञान, और मैं शरीर के माध्यम में जब जीता है, व्यक्त होता है, उसके संदर्भ में एक मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान के रूप में प्रकटन ज्ञान का या प्रतिपादन यहाँ पे हुआ है मध्यस्थ दर्शन में। तो ये जो मैं की जो कल्पना थी मेरी बिफोर अनुभव दर्शन के पहले, वो जीवन के रूप में स्वयं को हम सब पहचानते हैं, या मैं भी पहचानता था। जैसे ही और अच्छे से देखने गए तो आत्मा को मैं बोला इस अनुभव दर्शन में। इससे ये पता चलता है कि जो दृष्टा है, जो जिम्मेदारी ले रहा है और जिसमें वो क्षमता है, वो है मैं, या वो है आत्मा, जो मध्यांश है बेसिकली। अब ये मध्यांश ही है जो पूरे सभी को देख सकता है, देख रहा है, देख पा रहा है, जो दृष्टा है अपने ऑर्बिटल अंशों का, या अपने बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन का। तो ये मैं ही है जो बुद्धि को देख रहा है, और बुद्धि के माध्यम से फिर चित्त, फिर वृत्ति और मन को देख रहा है, और मन से फिर बहिरंग साधनों को समझ रहा है, उसके साथ जी रहा है। तो ये पूरा एक बहुत क्लियर होना मेरे में बना कि जब मैं बोल रहे हैं तो ब्रह्म स्थिति में भी ये होने के रूप में बना। तो जैसे ये बात आती है कि गठन पूर्ण परमाणु होने से स्ट्रक्चर तो पूरा हो गया, अब इसमें कोई और इवोल्यूशन नहीं है, जिसको हम विकास बोल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के रूप में मध्यांश है, और मध्यांश के कुछ ऑर्बिट्स है, और ऑर्बिट्स में कुछ अंश है। तो ये तो गठन हो गया। अब इसी गठन को हमें पहचानना है, जिसको हम अनुभव में या एक ज्ञान के रूप में देख रहे हैं, और उसके आधार को हम अनुभव में पाते हैं या देखते हैं, जो बाबा जी ने देखा। तो अब ये होना स्थिति के रूप में हमेशा से है,
इसीलिए ब्रह्म स्थिति में भी ये होने को मानव स्वीकारा रहता है कि मैं हूं, लेकिन पहचाना नहीं रहता। इसलिए हम देखेंगे तो अपने में मैं हूं इतना ही बनता है, उसके अलावा मैं के रूप में अपने पास कोई ज्यादा उसका इलोब्रेशन या उसका तर्क या फिर उसका विस्तार अपने में नहीं बनता, क्योंकि अभी वो पहचानना या वो वस्तु को देख पाना वो भी शेष है। तो ये जो बाबा जी ने बताया कि मैं के रूप में जो है वो मध्यांश है तात्विक रूप में, और जिसको नाम के रूप में हम आत्मा के रूप में जानते हैं। ये आत्मा मेरे या अविभाज्य जो अंग है, जिसको हम बुद्धि चित्त वृत्ति और मन बोल रहे हैं, उसको आ, उसके माध्यम से पूरा एक जीवन के रूप में गठन के रूप में निकल के आता है या गठन के रूप में समझ में आता है। तो इस तरह से मैं और मेरे के बहुत मेरा का बहुत अच्छे से विस्तार से डिफरेंस यहाँ पे मेरे ध्यान में है। फिर आगे जैसे जागृति की बाबा जी ने बात की है, तो जागृति के बिना ये जीवन में मैं के रूप में कौन रहता है। ब्रह्म स्थिति में जैसे बुद्धि स्वयं को मैं के रूप में पहचानती है, जिसको अहंकार संज्ञा दिया है, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन भ्रमित स्थिति में वो अपने को मैं के रूप में पहचानती है या मैं के रूप में वो देखता है, तो उसको अहंकार संज्ञा दिया है, उसकी भी चर्चाएं यहाँ पे की है। तो ये बात ध्यान में आ रही है कि जब मैं और मेरा ये जो डिफरेंस हो रहा है, वो जागृति के बाद देखने का नजरिया है या जागृति के बाद की दृष्टि में ये चीज ध्यान में आती है, उसके पहले ये चीज ध्यान में नहीं आई। दूसरा जो की पॉइंट मुझे लगा, जो आज की चर्चा में मैं भी शेयर कर देता हूँ, कि जैसे अनुभव शब्द को भी परंपरा में साधना के सॉरी समाधि तक ही सीमित माना गया था। जिसको समाधि हुई है वो अनुभव, उसको संज्ञा दिया था कि ये अनुभव हो गया है। जबकि यहाँ पे जब बात कर रहे हैं कि वो जो समाधि की स्थिति परंपरा की है, यहाँ पे वो स्थिति जो है वो चित्त शुद्धि और जिसको हम बोल रहे हैं कि बोध की पृष्ठभूमि के रूप में पहचान रहे हैं। अब इसके बाद अनुभव होना शेष है। तो जो परंपरा में अनुभव बताया गया है और जहाँ यहाँ पे जो बाबा जी अनुभव बता रहे हैं, उसमें एक काफी अच्छा या बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है, जिसको मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाया। तो अनुभव में वस्तु भी अलग है, अनुभव खुद में जो शब्द है उसके पीछे का तात्पर्य और वास्तविकता भी टोटली अलग है, और उसके पीछे की स्थिति भी टोटली अलग। इस तरह से वो स्थिति को पूरे संक्षिप्त में अनुभव दर्शन में बाबा जी ने लिखा है, ऐसा मेरा ध्यान गया, इसलिए इसका नाम एक अनुभव दर्शन भी है। तो परंपरा से ये दर्शन अनुभव के रूप में भी भिन्न है और दर्शन के रूप में भी भिन्नता दिखाई दे रही। तो जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 3 मिनट शेष है, तो 3 मिनट के अंतराल में जो मैंने अभी जो बात रखी उस पे एक फीडबैक मैं चाहता हूँ कि मैं क्या अपनी बात को रख पाया, ठीक रही, और कुछ अगर आपके तरफ से कुछ सुझाव है या स्पीड गति में कुछ वेरिएशन करना है तो आप मुझे बता सकते, ताकि मैं कल से उस तरह से फिर मैं बात रखूंगा। तो आज एक पूरा मुझे जो ध्यान में आया वो स्थिति के रूप में मैं इस किताब के रूप में मैंने रखा। कल उसके विधिवत सार को हम देखेंगे। तो 5 दिन में हमारे पास और जो 5 दिन है उसमें एक सार अच्छे से आ जाएगा, ऐसा मेरा एक अनुमान है। तो एक आपकी तरफ से एक फीडबैक चाहूंगा कि आज के सेशन में ठीक रहा, और कुछ अगर सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ चेंज करने की आवश्यकता है लैंग्वेज से लेकर स्पीड, तो मैं कर सकते हैं जी। हाँ भैया जी, चंद्रशेखर भैया। सभी को नमस्ते। ये भैया आपकी जो
अभी आपने जो अनुभव दर्शन के संदर्भ में रखा है वो बातें बिल्कुल सम्यक है, और आपने बहुत संतुलित ये तरीके से जो है आपने रखा है। निश्चित रूप से आपकी जो संतुलित ये प्रतिभा है और अभिव्यक्ति है, इसके लिए धन्यवाद भैया। और एक सुधार के लिए मैं भैया थोड़ा मैं निवेदन आपसे करूंगा कि यदि आप ईशावास्योपनिषद को भी देखेंगे तो वह शब्द भी है और यह शब्द भी है। यदि आपको संस्कृत का यदि थोड़ी भी जानकारी हो तो ये आपको मिल जाएगी, नहीं तो ईशावास्योपनिषद का जो मैथिली शरण गुप्त का जो अनुवाद है हिंदी में, यदि वो आप देख लेंगे तो ये दोनों शब्द है, वह भी है और यह भी है। जी तो बिल्कुल, लेकिन आपने बहुत संतुलित ढंग से जो है आपने ये रखा है। धन्यवाद। जी 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 भैया, धन्यवाद आपका। जी मैं अवश्य उसको एक बार देख लूंगा। कहने का तात्पर्य यही था कि वह शब्द भी परंपरा में यूज हुआ है, और यह यहाँ पे जो यूज हुआ है वो किस हिसाब से या किस उद्देश्य से हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया, अच्छा आपने निवेदन किया, तो मैं उसको भी एक बार देख लूंगा। जी जब और कोई बात अगर आपकी ओर से रखनी है तो ले सकते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बात रखी और बार बार ये स्पष्ट भी किया कि ये नया अनुसंधान है बाबा जी का। और परंपरा में तो हमें सब कुछ मतलब मिला ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नया अनुसंधान है तो इसे हमें इसी तरह से पढ़ना है। तो आपकी बात बहुत स्पष्टता से समझ आ रही है। और साधना का भी आपने अच्छी तरह बताया कि मेन अलाइनमेंट है कि किस तरह से अलाइन, और आत्मा को मतलब आत्मा क्या है, मैं और मेरा, अच्छी बहुत स्पष्टता से समझाया और बहुत संतुलित तरीके से समझाया। और बहुत स्पष्टता से ये भी क्लियर कर दिया कि हमें जब भी हम कोई चीज, अगर हम नई वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें उसी की परिभाषा को और उसी को समझना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू। जी धन्यवाद। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते भैया, हाँ भैया, बहुत ही मतलब अच्छी स्पष्टता बनी, फाउंडेशन बनी अच्छी सी। जैसे आपने और पुस्तकों का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने रखा कि व्यवहार दर्शन किस स्ट्रक्चर में है और बाकी जो दर्शन है वो किस स्ट्रक्चर में है, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा भिन्न है। तो ये स्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत अच्छी स्पष्टता बनी। और जो आपने शुरुआत में कहा कि इसके क्रम को पढ़ने को कैसे रखा जाए, तो विकल्प से ही इसको रखा जाए, मतलब सत्यापन से आपने कहा, और विकल्प से रखें तो और अच्छा रहेगा। और जी उसके पश्चात फिर ये प्राकथन को देखा जाए और फिर इस क्रम में इसको आगे बढ़ा जाए, तब अध्याय तक जाया जाए। तो ये क्रम बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा लगा इसको। इससे हमको और स्पष्टता बनेगी, ऐसा आपकी तरफ से निर्देश है और हम इसका पालन करेंगे। और फिर आपने इस पुस्तक के बारे में बताया कि कैसे जो बिंदु हैं, या 2 बिंदु रखे हैं अध्याय 1 की शुरुआत में, तो इन बिंदुओं को लेकर फिर किस तरीके से अध्याय में इलेबरेट किया गया है, ये आपने एक स्पष्टता रखी। तो ये जो पॉइंट्स आपने रखे हमारे सामने, और फिर ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर यह, और फिर आगे चलकर मैं मेरा, और फिर यहाँ तक आपने ब्रह्मित बुद्धि ही अहंकार है, यहाँ तक का को आप यहाँ तक की टेक्स्ट को जो आपने इलेबरेट किया, इससे एक बहुत अच्छी फाउंडेशन हमको लगता है बन गई है, और हम इसको आगे और अच्छे से फिर कर पाएंगे। तो ये काफी एक अच्छा मजबूत आधार बन गया है इसको पढ़ने का, समझने का। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। जी जी नमस्ते भैया। हाँ बहुत नमस्ते जी। बढ़िया से आपने रखा आज, और जो आपका स्पीड है वो भी बहुत सही है। और एक निवेदन है कि क्या आप बुक का शेयरिंग कर सकते हैं या हम व्यवस्था करें? अच्छा, वर्चुअली ना ये सॉफ्टवेयर में? जी, स्क्रीन हाँ शेयरिंग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो मैं कर दूंगा कल से। जी, तो बुक जी शेयरिंग के साथ अगर आप रखें तो और इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल वैसे तो बिल्कुल। आप बढ़िया रखे। जी जी हाँ तो कल से धन्यवाद भैया। ऐसा करेंगे। जी बहुत बहुत, हाँ, शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बहुत ही जी अच्छी जी तरह से स्पष्टता
पाई हमने। आपने बताया विकल्प पहले पढ़ना है, विकल्प के बाद सत्यापन, सत्यापन के बाद प्राकथन और उसके बाद पुस्तक पढ़ेंगे। और अध्याय 1 का बहुत अच्छी तरह से आपने ये बताया, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत और दर्शन क्या है। दृश्य को कोई दृष्टा एक दृष्टि से समझता है, उसे दर्शन कहेंगे। और ये एक प्रकार का जो दर्शन, मध्यस्थ दर्शन, सहअस्तित्ववाद, एक दर्शन ए नागराज जी ने बताया, वो हमारे सामने अपने अनुभव दर्शन तो वस्तु के रूप में है, वस्तु को ज्ञान करता है, उसे अनुभव कहेंगे। और अनुभव खुद का होता है, तो ये भी अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। और मैं और मेरा, इसमें जो डिफरेंस है, मैं यानी कि आत्मा और मेरा बुद्धि चित्त वृत्ति मन, ये भी अच्छी तरह से समझ में आया भैया। साधना, ये भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी दीदी, धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, प्रस्तुति के लिए। तो यहाँ तक रखते हैं आज। हाँ, है ना? आज के प्रस्तुति के लिए आपका सभी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। और आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभ कामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। को नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते सभी को। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया जी।